हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के विज्ञान विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः हाजिर हुई हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और विगत कई वर्षों से रिपीट हुए ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यान से देखें इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखेंगे कि सोडियम धातु एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा लें। मतलब सोडियम धातु का जो है एक छोटा टुकड़ा लेकर के और उसको कागज से क्या करना है, छन्ना कागज से उसको सुखा लेना है। और कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भर लें, मतलब एक कांच का जार ले लीजिए, उसको पानी से आधा भर लीजिए तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। मतलब जो सुखाया हुआ सोडियम का टुकड़ा है उसको क्या करना है, उसी पानी में डाल देना है। हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। मतलब क्या होता है कि सोडियम का टुकड़ा जो है वो जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देगा। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये पता चल गया आप लोगों को कि सोडियम का जब जल के साथ अभिक्रिया होता है तीव्र गति से तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो 2Na यानी सोडियम और प्लस 2H2 यानी जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, 2NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये इक्वेशन आप बिल्कुल लर्न कर लेंगे। 2Na प्लस 2H2O जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो 2NaOH प्लस H2 बनता है। सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका जो है, इसका किस तरह से आप कर सकते हैं, मैग्नीशियम का Mg प्लस H2O, और इसको जब मैग्नीशियम की जल से क्रिया करते हैं तो Mg प्लस H2O, और गर्म करने पर MgO और प्लस H2, ये MgO और प्लस H2 बन जाता है ये। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो गया और H2 हो गया हाइड्रोजन। और मैग्नीशियम का जल से अभिक्रिया जब होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO और प्लस H2 बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण, और आप लोग इंटर में इसको पढ़े हैं, ओम का नियम, जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं। तो ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध एवं विद्युत में संबंध लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ओम का नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे कि अगर विभवांतर को हम B से दर्शाते हैं तो B जो है समानुपाती होता है I के, और यहाँ पे अनुपात जो समानुपात है इक्वल टू R हो गया तो B बराबर हो जाता है RI या IR के। तो यहाँ पे R, जब R को निकालेंगे तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका V/I, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट है, ये आपका नियतांक है। इस प्रकार से इसका फिगर भी बना सकते हैं कि V है, ये विभवांतर है, ये प्रवाहित धारा, ये R है आपका, और ये I है। इस प्रकार से आप इसको चित्र के माध्यम से पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। तो प्रतिरोध R के साथ विभवांतर स्रोत V का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती है। मतलब जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R के साथ विभवांतर स्रोत V तथा विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती है, अर्थात V बराबर I R, ये आप फॉर्मूला आपका रहेगा, विभवांतर V बराबर I R। अगला क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, धारावाही प्रणालिका से आपका क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन करो। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि यदि किसी कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक
कि बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधित तारों को नलिका को लंबाई पर लपेटा जाए। मतलब ये नलिका है आपका, ये चित्र देखिए फ्रेंड्स, ये नलिका है, नलिका के मतलब इस पे लपेटा जाए, तांबे के विद्युत रोधी तारों को नलिका को लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। इसके तार के सिरों को शुष्क सेल बी, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ देते हैं। यदि इसे इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो। विद्युत यदि उसे परिनालिका सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। मतलब कि ये आधार है डोरे का और ये परिनालिका है इधर, और ये आधार डोरा है, और इस तरह से ये तांबे के तारों को लपेटा गया है। तो इस प्रकार से ये चित्र आप बना सकते हैं। और ये दिशा मतलब ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगी विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाएगा तो। और क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दे तो उनके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाती है। तो इस प्रकार से आप धारावाही परिनालिका के बारे में सचित्र वर्णन कर सकते हैं कि अगर किसी कुचालक पदार्थ, जैसे कि कुचालक आपका कौन कौन सा पदार्थ हो गया, लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज और प्लास्टिक, ये सभी कुचालक पदार्थ हैं, कि बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधित तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए। जैसे कि ये आपका कुचालक पदार्थ है, ये लंबाई में क्या है, कुचालक पदार्थ है, और इसके चारों ओर जो है क्या लपेटा गया है, तांबे की विद्युत रोधी तारों को जो है नलिका की लंबाई पर लपेटा गया है। ठीक है, और तो प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे जब लपेट दिया जाएगा तो विद्युत रोधी तारों को, तो ये परिनालिका हो जाएगी। और इसके तार के सिरों को शुष्क सेल बी, मतलब ये शुष्क सेल आपका क्या है, इसके तार के सिरे, ये जो सिरे हैं इसको शुष्क सेल बी तथा कुंजी के, ये आपका कुंजी है, देखिए ये आपका कुंजी क्या है, इसको के, और धारा नियंत्रक आर से जो है, ये धारा नियंत्रक आर है, इससे जो है जोड़ देते हैं। मतलब इस तरह से इसको जोड़ दिया गया है शुष्क सेल बी से, और क्या है ये कुंजी के से, और धारा नियंत्रक आर से इसको जोड़ दिया जाता है कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाए। मतलब ये परिनालिका जो है क्षैतिज तल में घूमने के लिए क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। और तो, यदि उसे परिनालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित, मतलब इस परिनालिका से जो है अगर सेल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। उत्तर ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में यह क्या हो जाती है, ठहर जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दें तो उनके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाती है। भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। तो ये इसके आंसर में लिखेंगे कि एक सामान्य वात्या भट्टी को मतलब उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है। आप चित्र बना सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं चित्र है आपका, अपशिष्ट गैस है ये, ठीक है, आप चित्र देख लीजिए ध्यान से। अपशिष्ट गैस, चार्ज या घान, कप कोन है ये। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर है आपका, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा करके चित्र पूरा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए ये टेम्परेचर है आपका 400 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये अग्निसह ईंटें हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइनिंग करके ये जो है चारों तरफ भट्टी के ये अग्निसह ईंटें हैं। ये ट्यूबियर है, ये गोल गोल जो है ये ट्यूबियर है, ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स, ये जो इस तरह से ये धातुमल है और ये पिघली हुई धातु है, ठीक है। ये वात्या भट्टी का चित्र बन गया। अब इसका एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप वात्या भट्टी का चित्र दिखाएंगे,
उसके बाद उसके बारे में आप सचित्र वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.3, तो ये चित्र की संख्या है, यहाँ पे उपरोक्त आप लिख सकते हैं। और यह चिमनी की भांति 25 से 26 मीटर तक ऊंची तथा 6 से 8 मीटर व्यास की होती है। इस भट्टी का बाहरी भाग इस्पात यानी स्टील की चादरों का बना होता है, जबकि अंदर की दीवारों में अग्निरोधक ईंटों की परत लगी होती है। इस भट्टी के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है फ्रेंड्स? पहला भाग आप हेडिंग डालेंगे हॉपर होता है। हॉपर के अंतर्गत लिखेंगे कि जिसके द्वारा घान यानी चार्ज भट्टी में डाला जाता है। हॉपर में कप और कोन की व्यवस्था लगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भट्टी का बॉडी और वॉश। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि दोनों कोनों से बनी होती है ये, और ऊपर के लंबे कोन को बॉडी और निचले छोटे कोन को वॉश कहते हैं, ठीक है। बॉडी और वॉश स्टील की प्लेटों के बने होते हैं, जिनके अंदर अग्निशः ईंटों का अस्तर लगा होता है। बॉडी के ऊपरी सिरे में गर्म गैसें यानी अपशिष्ट गैसों के निकलने का द्वार होता है तथा वॉश के निचले हिस्से में ट्यूबियर लगे होते हैं, जिनके द्वारा गर्म वायु भट्टी के अंदर झोंकी जाती है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे चूल्हा की, तो जिसमें गलित पदार्थ एकत्रित होता है, ठीक है। और यह भट्टी के सबसे निचले भाग में होता है। इसमें 2 द्वार होते हैं। ऊपरी द्वार से धातुमल और निचले द्वार से गलित धातु बाहर निकाला जाता है। इस भट्टी में अयस्क और कोक मिलाकर गर्म करते हैं। प्रायः इस भट्टी का प्रयोग अपचयन हेतु करते हैं, क्योंकि ईंधन के जलने से प्राप्त कार्बन मोनोऑक्साइड अयस्क का अपचयन बंद कर देती है। लोहे के प्रगलन में इस भट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये तीनों भाग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है फ्रेंड्स परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी का चित्र बिल्कुल स्पष्ट है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें पूछा जाता है कि परावर्तनी भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत आप इस तरह से परावर्तनी भट्टी का वर्णन चित्र दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। ये है चूल्हा, ठीक है। ये आपका अयस्क है और ये है ईंधन, ठीक है। और ये वायु है, वायु प्रवेश करा रहे हैं। और ये चिमनी है, ठीक है। और यहाँ से गैस बाहर निकल रही है। ये परावर्तनी भट्टी का चित्र हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं कि परावर्तनी भट्टी उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित है। यह अग्निशः ईंटों की दीवारों की बनी होती है। इस भट्टी के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अग्नि स्थान यानी फायर प्लेस, तो यहाँ ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। दूसरा है फ्रेंड्स भट्टी का तल। भट्टी के तल को चूल्हा कहते हैं। यहाँ पर गर्म किए जाने वाला पदार्थ ही अर्थात घान या महीन पिसा हुआ अयस्क रखा जाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है फ्रेंड्स चिमनी। तो यहाँ से व्यर्थ गैसें बाहर निकाली जाती हैं। इस भट्टी में अयस्क और ईंधन को परस्पर मिलाकर गर्म नहीं किया जाता। इस भट्टी में आग की लपटें भट्टी के छत से परावर्तित होकर चूल्हे पर रखे घान पर आती हैं और उसी से घान गर्म होता है, इसलिए इसे परावर्तनी भट्टी कहते हैं। चूंकि परावर्तनी भट्टी में ईंधन और घान का सीधे संपर्क नहीं होता, इसलिए इस भट्टी का उपयोग अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों ही प्रकार की क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप वात्य भट्टी और परावर्तनी भट्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन, अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। इसको आप निश्चित ही तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित ही हर वर्ष पूछा जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षदा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हर्षदा क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।